नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का भूगोल का जो अध्याय या चैप्टर 1 है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसका एक पार्ट हो चुका है जिसमें संसाधनों का वर्गीकरण तक पढ़ाया गया था। अब ये उसका पार्ट 2 है जिसमें संसाधन एवं विकास का आगे का जो बचा हुआ चैप्टर था उसको डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें जो अगला टॉपिक था वो था संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास। जो संसाधन है वो किसकी देन है? प्रकृति की देन है। जो संसाधन है वो प्रकृति की देन है। लेकिन अब प्रकृति ने हमें दिया है तो मानव इनका क्या कर रहा है? अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण अंधाधुंध प्रयोग के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि संसाधनों का ह्रास हो गया। अब संसाधनों का ह्रास हो रहा तो ये संसाधन बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, जिसके कारण अनेक समस्याएं और भी समस्याएं उत्पन्न होगी कि हमें संसाधनों के लिए किसी अन्य ग्रह की ओर या कहीं और देखना पड़ेगा। दूसरी समस्या क्या है कि संसाधनों का असमान वितरण है। संसाधनों का असमान वितरण है, जिसके कारण कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय है, जिसके कारण समाज में कुछ लोग संपन्न हैं और कुछ लोग संसाधन विहीन हैं। अब दूसरी समस्या जो है पारिस्थितिकीय समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वैश्विक तापन, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, उसके कारण वैश्विक ताप बढ़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी सबसे ज्यादा समुद्र में जाएगा, इससे सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो जितने भी कोस्टल एरिया हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वो क्या होंगे? समुद्र में डूब जाएंगे। अगली समस्या है ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। अब ओजोन लेयर हमारी जो है रक्षात्मक लेयर होती है, लेकिन अब के समस्याएं जो संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इससे जो रेफ्रिजरेटर हो गया, इससे निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसके कारण ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। अब ओजोन परत का ह्रास होगा तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो यहां पर आएंगी पृथ्वी पर, और जैसे ही मनुष्यों पर पड़ेंगी, इन पर जो स्किन, त्वचा कैंसर जिसे कहते हैं, वो उसके जो चांसेस है वो बढ़ते जाएंगे। दूसरा क्या है? पर्यावरण प्रदूषण जो है बढ़ रहा है। चौथा है भूनिम्नीकरण हो रहा है। भूनिम्नीकरण होगा तो खेती लायक जमीन नहीं बचेगी। खेती लायक जमीन नहीं बचेगी तो हम लोग खेती कृषि क्या करेंगे और खाएंगे क्या? अब इन सभी तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? कि समाज में संसाधनों का न्याय संगत वितरण किया जाए। समाज में संसाधनों का न्याय संगत वितरण किया जाए, जिसके कारण मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए, विश्व शांति कायम रखी जाए। और ऐसा सिर्फ एक प्रकार से किया जा सकता है, वो तरीका है योजना बनाकर। आई होप ये संसाधनों का विकास जो टॉपिक है समझ में आया हो। अब हम सतत पोषणीय विकास के बारे में पढ़ेंगे। सतत पोषणीय विकास का मतलब है ऐसा आर्थिक विकास जिसमें पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। पर्यावरण को क्षति पहुंचाने से मतलब है कि कंट्रोल्ड वे में सारी चीजें की जाए, किसी भी चीज का अंधाधुंध प्रयोग ना किया जाए। सतत पोषणीय विकास ऐसा आर्थिक विकास जिससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो जाए, लेकिन वो आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए भी सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं कि हम लोग अपना देख ले, बाकी हमारी जो आने वाली पीढ़ी हो हमें उनके बारे में ध्यान ना रखें। नहीं, हमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि वो हमारी आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे। तो ऐसा संसाधनों का ऐसा प्रयोग और उस प्रयोग से किया गया विकास ही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और ऐसा सिर्फ तभी किया जा सकता है कि इसके लिए क्या की जाए? उचित योजनाएं बनाई जाएं। उचित योजनाएं बनाई जाएं कि संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, कैसे हम उनको भविष्य के लिए बचाकर रख सकते हैं, कैसे हम जो अदर रिसोर्सेस हैं
ग्रीन एनर्जी जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, जिससे जो हमारे अदर संसाधन हैं, दूसरे जो रिसोर्सेज हैं यानी अदर जो दूसरे संसाधन हैं वो क्या रहें, सुरक्षित रहें। अगर सतत पोषणीय विकास की बात करें तो सर्वप्रथम इसकी अवधारणा जून 1992 को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हो रहा था जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। अगर इसका नाम अगर शॉर्ट नेम देखें तो UNCED है ना, इसका शॉर्ट नेम। इसमें इस अवधारणा को क्या दिया गया था, स्वीकृति दी गई थी। किस अवधारणा को, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को स्वीकृति दी गई थी। कहां दी गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन जो कहां हो रहा था, जून 1992 को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हो रहा था। ठीक, इसके साथ साथ यहां पर जो है भूमंडलीय, इसके अलावा इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन जो था, इसमें 21वीं शताब्दी में जो होने वाले सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति भी प्रदान की गई थी। क्या था ये एजेंडा 21, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कहां से आया उसके बारे में हमने जान लिया। कहां से आया ये, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन जो हो रहा था, कहां हो रहा था, जून 1992 को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। वहीं से इसकी अवधारणा निकली, किसकी, एजेंडा 21 की। ठीक है, इस एजेंडा 21 का आखिर उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था एजेंडा 21? ये सवाल सबके मन में होगा कि क्या जरूरत थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था विश्व सहयोग की भावना को उत्पन्न करना, विश्व सहयोग की भावना को उत्पन्न करना। कैसी विश्व सहयोग की भावना, जैसे गरीबी को कम करने के लिए सारे देशों को एक साथ आना होगा, भूखमरी को कम करने के लिए सारे देशों को एक साथ आना होगा। गरीबी सारे देश एक साथ कैसे आकर, जैसे हम देखते हैं कुछ देश क्या है, बहुत ज्यादा अमीर है, जैसे अमेरिका को ले लो, चीन को ले लो, या जो यूरोपियन देश हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा धनी है। लेकिन जो अफ्रीकन कंट्री है वो क्या है, बहुत ज्यादा गरीब है। तो उनको चाहिए कि जो यूरोपियन कंट्री हैं वो अफ्रीकन कंट्री के उनके विकास में सहायता करें। अब भाई उतना धन नहीं है किसके पास, जो अफ्रीकन कंट्री है उतना धन नहीं कि वो अपने लोगों पर खर्च कर सके, अपने लोगों को साक्षर बना सके, अपने लोगों को भूख से निजात दिला सके, अपने लोगों को अमीर बना सके यानी गरीबी से निकाल सके। और अब उनके पास जब धन भी नहीं है तो वो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में अपने संसाधनों का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। मान के चला अफ्रीकी देशों के पास कोयला बहुत है, कोयला बहुत है, लेकिन उनके पास उसे यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं, तो वो ऐसे ही जला रहे हैं और ऐसे ही पर्यावरण में धुआं फैल रहा है, जिसके कारण पर्यावरण को क्या हो रही है, क्षति को पहुंच रही है। लेकिन वही यूरोपीय देश जो है उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है ना, और वो क्या कर रहे हैं, उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो कम प्रदूषण हो रहा है। तो अब चाहिए क्या, जो यूरोपीय देश हैं वो अफ्रीकन कंट्री को क्या दें, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें, जिससे जो अफ्रीकी देश हैं वो भी क्या हो, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके संसाधनों का सही प्रयोग करें और वो आने वाली भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखें, है ना। और पर्यावरण, अब जब सही उपयोग सही टेक्नोलॉजी से अगर उसका उपयोग करेंगे तो धुआं कम निकलेगा, है ना, और प्रदूषण कम फैलेगा, जिससे क्या होगा, पर्यावरण की क्षति को कम किया जा सकेगा। ठीक है, तो अगर इसका उद्देश्य लिखने को पूछे तो विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भुखमरी, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना। समझ में आया एजेंडा 21 क्या था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। अभी तक हमने पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में संसाधन नियोजन की आवश्यकता या संसाधनों का विकास, लेकिन भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है। तो भारत में संसाधन नियोजन का अर्थ ये निकालते हैं हम लोग कि पहचान और मात्रा के साथ साथ उनका जो उचित विकास भी है उसको भी किया जाए, जो उनका उचित विकास है उसको भी किया जाए।
जैसे कि कहीं पर संसाधन है, उनको पहचान लिया गया, उनकी मात्रा और गुणवत्ता निश्चित कर ली गई, निर्धारित कर ली गई, तो ऐसे नहीं उनको छोड़ दिया जाए, उन संसाधनों को साथ साथ क्या किया जाए, विकसित भी किया जाएगा। जैसे कि हम बात करें राजस्थान में, पिछली बार हमने संभावित संसाधन के बारे में पढ़ा था, ठीक। विकास के स्तर पर संसाधनों के 4 प्रकार पढ़े थे, तो हमने उसमें एक आधार पर लिखा था कि राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की संभावना तो है, लेकिन अभी आर्थिक या कुछ कमजोरी के कारण जो भारत सरकार है वो वहां पर पवन चक्कियां या फिर सोलर पैनल नहीं लगा रही है। तो ऐसा नहीं, वहां पर ये तो पता लगा लिया गया, उनकी पहचान कर लेगी कि यहाँ पर सोलर पैनल और पवन चक्की लगाई जा सकती है, लेकिन उनका विकास नहीं हो पाया। तो नियोजन का अर्थ यही होता है कि पहचान और मात्रा के साथ साथ उनका उचित विकास भी किया जाए। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना होगा कि जो संसाधन विकास योजनाएं हैं, जो संसाधन विकास योजनाएं हैं, वो किसके अनुरूप हो? राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के। यानी भारत के डेवलपमेंट में एक ऐसा लक्ष्य भी होना चाहिए। कौन सा लक्ष्य? कि यहां पर पवन चक्कियां लगाना है, यहां पर सोलर पैनल लगाने हैं, यहां पर सोलर पावर प्लांट लगाना है, ये भी लक्ष्य होने चाहिए। किसके लक्ष्य में? संसाधन विकास योजनाओं के अनुरूप जो चलने वाली राष्ट्रीय विकास लक्ष्य हैं उनमें, है ना। अगर भारत में, है ना, संसाधन की जो है विशाल मात्रा उपलब्ध है, भारत में संसाधन की विशाल मात्रा उपलब्ध है, लेकिन इनका विकास अपर्याप्त है। हम बहुत सुनते हैं कि वहां पर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया। बिहार में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ का मतलब, बाढ़ में क्या होता है? पानी होता है। पानी क्या है? जल संसाधन है। बहुत पानी है बिहार में, लेकिन उनका क्या है? अपर्याप्त विकास है। उनका क्या है? अपर्याप्त विकास है। वहां पर अभी डैम बना दिए जाएं और नदियों पर, तो उनसे विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, उनमें मत्स्य पालन किया जा सकता है, जिससे भारत, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति बदल जाएगी। लेकिन नहीं, संसाधनों का विकास क्या है? अपर्याप्त है। अगर हम संसाधन नियोजन की आवश्यकता को देखें भारत में, तो उन्हें निम्नलिखित जो उदाहरण है उनके द्वारा समझा जा सकता है। अगर बात करें हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में प्रचुर मात्रा में खनिज है, खनिज के भंडार हैं वहां पर, लेकिन जो संस्थागत समर्थन है और तकनीक का अभाव है। ऐसी संस्थाएं ही नहीं बना पाते हैं कि उनका सही उपयोग किया जा सके। और दुनिया से क्या करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, जिससे जो भंडार है उनका सही उपयोग किया जा सके, है ना। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत है, लेकिन वहां पर आधारभूत ढांचे की कमी है। पता चला चीन ने तो डैम बना दिया, लेकिन भारत अभी योजना ही बना रहा है। तो भारत को भी चाहिए कि जो आधारभूत ढांचा है, डैम है ना, उनको बनाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, जो ये जल संसाधन है किसका? अरुणाचल प्रदेश का, इसका पर्याप्त विकास हो, इसका पर्याप्त विकास हो। और इसका अगर ये विकसित होगा तो भारत की आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी। अभी भारत कोयला खरीदता है विदेशों से, किसके लिए? बिजली बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए खरीदता है ना। अगर हम एक बांध बना देंगे और उसमें जो है हाइड्रो पावर प्लांट जो है ना, जो टरबाइन है उसको फिट कर देंगे, तो उससे क्या होगा? विद्युत उत्पादन होगी, जिससे जो कोयला जलाकर हम बिजली बना रहे थे वो कहां से पूर्ति हो जाएगी? उसकी जो हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है, जल विद्युत घर बना हुआ है, उससे पूरी हो जाएगी। तो कोयला जलाने की आवश्यकता ही नहीं है। कोयला किसके लिए? भविष्य के लिए सुरक्षित हो जाएगा। वैसे ही लद्दाख जो है सांस्कृतिक रूप से धनी है, लेकिन वहां पर जो है, जो खनिज हैं या ये सब चीजें हैं, है ना, अदर संसाधन उनकी कमी है। वैसे ही अगर हम देखें तो राजस्थान में क्या है? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा है इसकी, लेकिन वो जल संसाधन की कमी है वहां पर। पंजाब और हरियाणा आर्थिक रूप से समृद्ध है। तो अब नियोजन की आवश्यकता क्यों है?
हमें चाहिए कि संसाधनों का इस प्रकार से नियोजन किया जाए कि जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में खनिज की प्रचुरता है, लेकिन संस्थागत समर्थन और तकनीक की कमी है। और हम देखें कि लद्दाख में सांस्कृतिक रूप से धनी है। तो नियोजन का मतलब ऐसा किया जाए कि जो जिसकी आवश्यकता है एक राज्य से सारी चीजें ले ली जाए, है ना। जैसे आर्थिक रूप से धनी कौन से, पंजाब और हरियाणा है, इनके पास पैसा ज्यादा है, तो इनसे पैसा ले ले कौन, भारत सरकार। यहां पर सोलर पावर प्लांट लगा दे। अरुणाचल प्रदेश के पास जल है, तो इनसे क्या करे, जल का उचित विकास करे, जल प्रबंधन करे। ये सब करके क्या करें, जैसे इनको जल, इनके पास जल की प्रचुरता है, तो जल की कमी किसके पास है, राजस्थान। तो कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएं कि जो जैसे उत्तर प्रदेश का जल है वो बिहार का जल जो है उत्तर प्रदेश की तरफ मोड़ दिया जाए, योजनाएं बनाकर, है ना। अरुणाचल प्रदेश का जल ऐसे करते करते जल को कहां पहुंचाया जाए, राजस्थान पहुंचा दिया जाए। इससे राजस्थान की समस्या उत्पन्न जो है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसके पास सौर और पवन ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है, ये क्या करेगा, उससे बिजली बनाएगा और अदर राज्यों को दे देगा। इससे क्या होगा, अदर राज्यों की जो बिजली की आवश्यकता है वो पूर्ति हो जाएगी। इनके पास खनिज ज्यादा है, झारखंड, महाराष्ट्र और झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास। ये खनिज क्या करें, निकालें इनका खनिज, और बाकी जिस जिस राज्य की जितनी आवश्यकता है उसको दे दें। यही होगा क्या, संसाधनों का नियोजन। नियोजन मतलब सही तरीके से प्रयोग।